अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है हाफ़ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट्स। ठीक है, तो हाफ़ लाइफ एंड इट्स मेजरमेंट्स से पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा बता दूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हम लोग जो है वो हाफ़ लाइफ में किस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे और बेसिकली ये है क्या। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अल्फ़ा बीटा और गैमा रेडिएशंस के डिके की। ठीक है, कि किस तरह से अल्फ़ा डिके हो रहा है, बीटा और गैमा, उसके हमने कुछ इक्वेशंस भी पढ़ी, जनरल भी और स्पेसिफिकली हमने कुछ जो है वो न्यूक्लियाइड्स को भी देखा। तो इसमें हम देख रहे थे कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो एक किसी भी न्यूक्लियाइड जिसका एटॉमिक नंबर मैंने बताया था कि 82 से ज़्यादा हो, ठीक है, वो अनस्टेबल होता है। वो चाह रहा होता है कि वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाए, यानी छोटे न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो जाए और देन वो स्टेबल फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से उसके अंदर से खुद ब खुद ही जो वो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होना शुरू हो जाती है अल्फ़ा बीटा गैमा रेज की। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास कोई भी अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। ठीक है, हाफ लाइफ की मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि जैसे हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में बात की थी कि हमारे पास कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई है जो कि फर्दर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फर्दर डिवाइड हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई में, और वो चाह रहा होता है कि वो भी स्टेबल फॉर्म में आ जाए। ऑब्वियसली हर चीज़ स्टेबल फॉर्म में आना चाह रही होती है। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई थे वो फिर जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गए, वो डिवाइड हो गए और वो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होकर आ गए। तो इसी तरह से हमने हाफ लाइफ में भी इसी चीज़ को डिस्कस करना है कि हमारे पास कुछ अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं और वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। ठीक है, वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। हमने देखना है कि कितने टाइम में उसकी जो है वो अमाउंट है वो हाफ रह जाती है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास हाफ लाइफ है ही यही चीज़ कि हमारे पास जो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है वो जो है वो उनकी अमाउंट हाफ रह जाती है। तो जितने टाइम में उनकी अमाउंट हाफ रह जाए उसे हम उसकी क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, ये हाफ लाइफ इसकी डेफिनेशन है इस बॉक्स के अंदर, आप इसको ज़रा देख लें। ये है हमारे पास हाफ लाइफ की डेफिनेशन। The time during which half of the unstable radioactive nuclei disintegrates is called the half-life of the sample of radioactive element। ठीक है, यानी हमारे पास वो टाइम, जितने टाइम में अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो और उसकी अमाउंट कितनी रह जाए, हाफ रह जाए, इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे पास कोई भी जो है वो एटम है, कोई भी एक किसी की भी हम बात कर लें। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं रेडियम 226 की। ठीक है, रेडियम 226 यहाँ पे भी उसने इसी की एग्जांपल दी है, इसलिए मैं आप लोगों की जो है वो फिजिबिलिटी के लिए इसी को ही बताऊँगी ताकि आप लोगों को जो है वो प्रॉपर इसका हो जाए क्लियर। ठीक है, इसमें है रेडियम 226। तो रेडियम 226 की अगर हम कह रहे हैं कि इसकी हाफ लाइफ है 1620 ईयर्स। ठीक है, 1620 ईयर्स इसकी हाफ लाइफ है। तो हमें वो टाइम चाहिए ना जिसके अंदर इसकी अमाउंट कितनी रह जाए, हाफ रह जाए, यानी जितना पहले था उसकी अमाउंट हाफ रह जाए। तो यहाँ पे उसने ग्राफिकली भी बता दिया है प्रॉपर कि किस तरह से जो है वो इसकी अमाउंट जो है वो कम होती जाएगी और टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम ले लिया है ईयर्स में और यहाँ पे इसकी अमाउंट बता दी है कि यहाँ पे जो n नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैं वो किस तरह से डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, उनकी अमाउंट कम होती जा रही है। आप इधर देख रहे हो, यहाँ पे आपको ये बॉक्स जो है वो फिल नज़र आ रहा है। इट्स मीन यहाँ पे जो है वो प्रॉपर न्यूक्लियाइड पड़ा हुआ है, अभी इसकी जो है वो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम उसने डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बॉक्स जो है वो हाफ जो है वो फिल है और हाफ एम्प्टी है। और इस टाइम पे जो उसकी हाफ लाइफ है, यहाँ पे हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया था कि उसकी हाफ लाइफ है 1620 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1620 ईयर्स के बाद उसकी जो है वो अमाउंट कितनी रह गई है, हाफ रह गई है। इसी तरह से फर्दर जब 1620 ईयर्स गुजरेंगे, यानी 1620 मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो 32 और 40 ईयर्स बनेगी। तो आप देख रहे हो कि ये बॉक्स इसकी निस्बत देन फिर वो हाफ हो गया है। ठीक है, इससे फिर वो क्या हो गया है, हाफ हो गया है। यहाँ पे वो 1/2 रह गया था, यहाँ पे आके वो 1/4 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो 1620 ईयर्स गुजरने के साथ ही उसकी अमाउंट जो है वो इस बॉक्स से फिर आधी रह गई है। इट्स मीन यहाँ पे फुल था, यहाँ पे हाफ हुआ, यहाँ से उससे कम हाफ, यहाँ पे फिर उसका भी हाफ रह गया।
यानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते विद पैसेज ऑफ टाइम, जब जब टाइम गुजरता गया 16-20 ईयर्स का, तो उसकी अमाउंट जो है वो पहले से कम रहती गई, आधी रहती गई, हाफ लाइफ। ठीक है, जितने टाइम में उसकी अमाउंट हाफ रह जाए उसे हम उसकी हाफ लाइफ कहते हैं। तो इसी तरह से हाँ, यहाँ पे हमारे पास रेडियम 226 को जो है वो प्रॉपर यहाँ पे ग्राफ बना के उसने एक्सप्लेन भी कर दिया है। ठीक है, और अगर यहाँ पे इस पेज पे जो प्रीवियस पेज है वहाँ से मैंने आपको स्टार्ट से थोड़ा सा बता दूँ कि ये जो है ना, ये हाफ लाइफ का पार्ट नहीं है, बल्कि ये हमारे पास प्रीवियस लेक्चर जो हमने रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था, ये उससे रेलिवेंट है। उसमें बताया हुआ है कि किस तरह से जो है वो एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे हाफ लाइफ की, आपने इसको भी जो है वो एक दफ़ा रीड कर लेना है। इसके अंदर भी उसने जो है वो बताया हुआ है कि किस तरह से जो है वो अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप डेफिनेशन लिखोगे इस पेज से। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देने के बाद आप रेडियम की एग्जांपल दोगे विद ग्राफ। तो यहाँ पे टाइम ले रही हैं एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स हैं। ठीक है, ये देख रहे हो आपके यहाँ पे हाफ रह गई, यहाँ पे इसकी अमाउंट 1/4 रह गई, और यहाँ पे 1/8 रह गई है इसकी अमाउंट जी। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे उसी ने ना इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसी ग्राफ को जो है वो वर्ड्स में बताया हुआ है कि 16-20 ईयर गुजरने के बाद उसकी हाफ लाइफ को बेटा हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट, यानी हम इसको करेंगे T1/2 से। ठीक है, T1/2 से हम जो है वो हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये उसने यहाँ पे भी इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ T1/2। फिर फर्दर जब हम लोग इसको जो है वो उसका भी हाफ करेंगे तो वो 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। फिर थर्ड जब उसकी हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो 1/8 आ जाएगा, यानी उसका 8 पार्ट जो है वो रिमेन होगा, जो रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, यानी बाकी बचेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसने एक फार्मूला भी बता दिया है, इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए हमने फर्दर कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करना है। कह रहा है कि रिमेनिंग एटम्स हमने देखना है कि कितनी हाफ लाइफ्स उसकी गुजरी हैं और उसके ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे। ठीक है, रिमेनिंग एटम का हम किस तरह से आइडिया लगा सकते हैं, जितने हमारे पास उसके ओरिजिनल एटम थे मल्टीप्लाई बाय उसकी कितनी हाफ लाइफ्स गुजरी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट हाफ लाइफ उसकी गुजरी है तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, अगर सेकंड गुजरी है तो 1/4, अगर थर्ड हाफ लाइफ गुजरी है तो 1/8 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसके वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग एटम्स हैं उनकी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमारे पास जो प्रोसेस यहाँ पे भी ये इसको भी आपने प्रॉपर बताना है कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो किस किस चीज़ से अफेक्ट नहीं होती। ठीक है, कह रहे द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द केमिकल कॉम्बिनेशंस और रिएक्शंस। देखिए ये डिपेंड नहीं करती केमिकल रिएक्शंस पे, कॉम्बिनेशंस पे। इसके अलावा इसमें जो फिज़िकल कंडीशंस हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह का भी कोई इफेक्ट नहीं होता, वो इसकी वजह से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, हाफ लाइफ को हमने किससे जो है वो रिप्रेजेंट करना है T1/2। इस तरह से जब हमारे पास जो है वो फर्स्ट हाफ लाइफ होगी 1/2 आ जाएगा, सेकेंड होगी 1/4, थर्ड होगी तो 1/8 आ जाएगा जी। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ लाइफ से रिलेवेंट ही एक एग्जांपल है, उसको करते हैं, फिर फर्दर हम लोग इंशाल्लाह करते हैं जी। यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास है एग्जांपल 18.2, ये आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। द एक्टिविटी ऑफ अ सैम्पल ऑफ अ रेडियो एक्टिव बिस्मथ डिक्रीजेज टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी इन 15 डेज। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द सैम्पल। कह रहे हैं कि हमारे पास जो एक रेडियो एक्टिव सैम्पल है यानी बिस्मथ, उसने स्पेसिफिकली यहाँ पे बता दिया है कि बिस्मथ है वो डिक्रीज़ हो रहा है 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी, यानी उसका 15 डेज़ में ना उसका 8 पार्ट जो है वो बाकी बच गया। तो हमने उसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, यानी 15 डेज़ में उसका जो 1/8 पार्ट बचा है तो फिर उसकी हाफ लाइफ क्या होगी, यानी 1/2 कब उसकी होगी, T1/2। कह रहा है लेट T, यहाँ पे उसने बताया है कि हमारे पास जो T1/2 है ये है T1/2। कह रहे हैं कि T1/2 इज़ द हाफ लाइफ एंड A0 इज़ द ओरिजिनल एक्टिविटी ऑफ द सैम्पल। आफ्टर टाइम T1/2 एक्टिविटी विल बी A0/2, ऑब्वियसली वो हाफ रह जाएगी। आफ्टर 2T वो A/4 रह जाएगी। आफ्टर 3T इसका मतलब है वो इसी तरह से कम होती जाएगी, A0/8 आ जाएगा।
It means activity drops to 1/8 of original activity in a time 3t/2। ऑब्वियसली जब हमने यहाँ पे उसकी बात की है कि वो 1/8, ठीक है, 1/8 पार्ट रह गया है बिस्मथ का, तो वो 1/8 कब रहता है, जब उसकी 3 हाफ लाइफ्स गुजर जाए तब। तो यहाँ पे फिर उसने बात की है कि 3t1/2 इज इक्वल टू 15। दिस मीन्स हाफ लाइफ t1/2 ऑफ द सैम्पल विल बी 5 डेज, क्योंकि 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद वो ये चीज़ है ना हमारे पास, यानी 15 डेज़ में उसकी 3 हाफ लाइफ गुजर गई हैं। इसका मतलब है कि फ़र्स्ट हाफ लाइफ जब उसकी गुजरी है तो वो कितने दिन में होगी, 5 डेज़ में, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी 5 डेज़, यानी सैम्पल की जो हाफ लाइफ है वो 5 डेज़ है। फर्दर जब 5 डेज़ गुजरेंगे तो वो 1/4 रह जाएगा, उसके बाद 5 डेज़ गुजरेंगे तो वो 1/8 रह जाएगा। उसने हमें बताया था कि 1/8 यानी 1/8 पार्ट उसका रह जाता है 15 डेज़ में, और हमने कैलकुलेट करनी है उसकी हाफ लाइफ। अगर 3t यानी 3 हाफ लाइफ गुजरने के बाद जो है वो 15 डेज़ में उसकी 3 हाफ लाइफ गुजरी हैं, तो इट्स मीन हमारे पास जो फर्स्ट हाफ लाइफ होगी वो कितने में आएगी, 5 डेज़ में, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। हमने रेडियो आइसोटोप्स तो पढ़ लिए, ठीक है। आइसोटोप्स फिलहाल हमने पढ़े हैं। रेडियो आइसोटोप्स का मैं आपको बताती हूँ। आइसोटोप्स का मैंने आपको बताया था कि हमारे पास न्यूक्लियाई वही होते हैं, लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होने की वजह से उसका एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, यानी जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। तो आज हमने यहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स को देखना है और उनके यूजेस देखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ज़रा इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। न्यूक्लियाई विच डू नॉट एमिट रेडिएशंस नेचुरली आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। ये तो स्टेबल न्यूक्लियाई की उसने बताई है कि हमारे पास कुछ ऐसी न्यूक्लियाई हैं जो नेचुरली कोई भी रेडिएशंस को एमिट नहीं करते, क्योंकि वो स्टेबल फॉर्म में होते हैं, वो इस वजह से कोई भी रेडिएशंस एमिट नहीं करेंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई। इन जनरल मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर 1 to 82 आर स्टेबल। यहाँ पे उसने वही बात बताई है जो मैं आप लोगों से फर्स्ट डे से बता रही हूँ कि हमारे पास वो न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो वो स्टेबल नहीं होते और वो फिर रेडिएशंस एमिट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आज हम कुछ ये काम भी करने जा रहे हैं कि हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल है, यानी उनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है, बल्कि बहुत कम है, लेकिन उन्हें भी हम जो है वो उनसे भी रेडिएशंस को एमिट करवा सकते हैं, ठीक है। उन्हें भी हम रेडियो आइसोटोप्स बना सकते हैं। वो किस तरह से हम उन्हें रेडियो एक्टिव बनाएंगे, उन्हें हम रेडियो एक्टिव बना सकते हैं, तो किस तरह से हम उन्हें रेडियो एक्टिव बनाएंगे, ठीक है। एक चीज़ दोबारा से सुन लें कि हमारे पास वो वाले न्यूक्लियाइड, वो वाले एटम जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा था, वो नेचुरली स्टेबल नहीं थे, उनसे रेडिएशंस एमिट हो रही थी, स्पॉन्टेनियस वहाँ पे एमिशन हो रही थी रेडिएशंस की, अल्फ़ा बीटा गामा की। लेकिन अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम ये करने लगे हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे जो है वो न्यूक्लियाइड हैं जो कि स्टेबल हैं, जिनका एटॉमिक नंबर बहुत कम है, ठीक है, लेकिन उनसे भी हम रेडिएशंस को एमिट करवा सकते हैं, उन्हें भी हम रेडियो आइसोटोप्स बना सकते हैं। वो किस तरह से, उनके ऊपर हम फॉल करवाएंगे, बम्बार्डमेंट करवाएंगे न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, या इसके अलावा अल्फ़ा बीटा गामा किसी भी रेडिएशन को हम फॉल करवाएंगे, इसके ऊपर उसकी बम्बार्डमेंट करवाएंगे, तो वो जो स्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो रेडिएशंस को एमिट करना शुरू कर देंगे, यानी उन्हें भी हम फिर क्या बना देंगे, रेडियो आइसोटोप बना देंगे, रेडियो एक्टिव बना देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आर्टिफिशियल जो है वो रेडियो एक्टिविटी होगी ना, नेचुरली तो वो नहीं एमिट कर रहे क्योंकि वो तो स्टेबल थे। हमने खुद इसमें जो है वो रोल प्ले किया, हमने कुछ न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन को या किसी भी रे को जो है वो रेडिएशन को इसके ऊपर फॉल करवाया, उसकी बम्बार्डमेंट करवाई, तो वो न्यूक्लियाई जो है वो रेडियो एक्टिव बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के एक एग्जांपल है, इसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। इन्हें हम फिर क्या कहते हैं आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर रेडियो आइसोटोप्स। फिर फर्दर जो है वो इक्वेशन से भी इसको बताया हुआ है कि ये जो सोडियम है हमारे पास, ठीक है, सोडियम बिल्कुल स्टेबल है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो 11 है, ये तो बिल्कुल भी कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबल है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इसको भी रेडियो आइसोटोप बनाएं, हम इसको रेडियो एक्टिव बनाएं। फिर हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाएंगे सोडियम के न्यूक्लियस के ऊपर,
फिर हमारे पास जो सोडियम है जो पहले 1123, ठीक है, आपको पता है कि जिस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन के डिफरेंट जो है वो आइसोटोप्स थे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट जो है वो आइसोटोप्स हो सकते हैं किसी भी एटम के। जैसे यहाँ पे हमारे पास सोडियम के हैं 1123, और जब हम इसके ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाएंगे तो हमारे पास सोडियम 1124 बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो देखें जब हमने सोडियम के ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट करवाई तो हमारे पास 1124 यानी सोडियम का एक और कोई आइसोटोप बन गया, और इसे ही हम क्या कहते हैं, रेडियो आइसोटोप कहते हैं। और प्लस गैमा रेज भी इसके अंदर से जो है वो एमिट होना शुरू हो गई। यही तो हम चाह रहे थे कि हम उसके अंदर से कोई ना कोई रेडिएशन जो है वो एमिट करवाएं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम की, ठीक है। एल्यूमिनियम भी स्टेबल है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 23 है, 13 है, ठीक है। तो हम जो है 13 इसका एटॉमिक नंबर है, तो हम इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम को फॉल जो है करवाती है, इसको बम्बार्ड करवाते हैं, इसकी बम्बार्डमेंट करवाएंगे जब, तो हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम इसमें कन्वर्ट हो जाएगा फास्फोरस रेडियो आइसोटोप में, और प्लस हमारे पास 1 न्यूट्रॉन भी एमिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है वो आर्टिफिशली भी रेडियो एक्टिव बना सकते हैं किसी भी न्यूक्लियाई को बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस, ठीक है। ये थे हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स। अब हम देखते हैं इनके यूजेस। जी स्टूडेंट्स, अब देखें यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। तो रेडियो आइसोटोप्स बहुत सी फील्ड्स में यूज़ होते हैं, जैसे मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, बहुत ज़्यादा पर्पसेस के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जैसे रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स में, ठीक है, ये ट्रेसर्स का पहला हमारे पास एप्लीकेशन है, इसको मैं आपको ज़रा बता देती हूँ डिटेल से, देन हम फर्दर करते हैं। कह रहे रेडियो आइसोटोप्स जो है वो केमिकल कंपाउंड हैं कंटेनिंग सम क्वांटिटी ऑफ रेडियो आइसोटोप, ठीक है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स क्या हैं, केमिकल कंपाउंड हैं जिनमें रेडियो आइसोटोप की कुछ क्वांटिटी जो है वो मौजूद होती है। इनको मेटाबॉलिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, एनिमल और प्लांट, यानी कहीं भी हम इसको मेटाबॉलिज्म जो है वो दे कैन बी यूज टू एक्सप्लोर द मेटाबॉलिज्म, यानी उनको उसके बारे में कि इसमें मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है वो ट्रेसर्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी जो है वो आयोडीन 131, ठीक है, यहाँ पे उसने आयोडीन 131 की भी एग्जांपल बता दी है कि आयोडीन 131 को हम यूज़ करते हैं थायराइड ग्लैंड की, यानी थायराइड ग्लैंड कैन बी यूज फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ थायराइड फंक्शनिंग, थायराइड की फंक्शनिंग को देखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए जो है वो हम लोग आयोडीन 131 को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो फील्ड्स में, जैसे अभी हमने बात की है कि मेडिसिन में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में जो है वो इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन ट्यूमर फास्फोरस 32 इज़ यूज्ड, ब्रेन ट्यूमर के लिए जो है वो ब्रेन ट्यूमर को डायग्नोस करने के लिए फास्फोरस 32 को यूज़ किया जाता है। तो आप इसको एक पैराग्राफ में लिखने की बजाय आप इसको रीड करें प्रॉपर और फिर इसको पॉइंट्स में लिख दें, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स जो है वो ट्रेसर्स के लिख दें। इसी तरह से फर्दर जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट, कार्बन डेटिंग वगैरह में आप इसके 2 to 3 पॉइंट्स जो हैं वो लिखते जाएँ। इसमें जैसे यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि इसने एक एग्जांपल दे दी है आयोडीन 131 की, उसके अलावा फास्फोरस 32 की बता दी है, उसके अलावा इसने जो है वो बता दिया थायराइड ग्लैंड के बारे में जो भी है। तो ये आप जो है वो इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो इजीली, ठीक है। वो ज़्यादा जो है वो इम्प्रेसिव भी होगा और थोड़ा आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इंडस्ट्री में, इसके जो हैं वो यूजेस बताए हुए हैं। कह रहे हैं इन इंडस्ट्री ट्रेसर्स कैन बी यूज टू लोकेट द वियर एंड टियर ऑफ अ मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीनरी। कह रहे हैं कि मशीनरी के कुछ पार्ट्स, मशीनरी में कहीं कोई जो है वो डिफेक्ट आ जाता है, कोई ख़राबी हो जाती है, तो उसको देखने के लिए भी ट्रेसर्स को यूज़ किया जाता है। दे कैन बी यूज फॉर द लोकेशन ऑफ लीक्स एंड अंडरग्राउंड पाइप्स, जैसे अंडरग्राउंड पाइप्स हैं। अब हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल आप यही सोच लो कि हमारे घर जो है वो वायरिंग जो हुई होती है, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जो पाइप्स के अंदर हमारी वायर्स होती हैं तो वो हमें तो नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, कहीं से वो ख़राब हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, फिर वो ट्रेसर्स के थ्रू उसको ट्रेस करते हैं कि कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम हुई है, किस जगह पे जाके जो है वो हमारी वायर जो है वो डैमेज हुई है, जिसकी वजह से पूरे घर में जो है वो इसका जो है वो हुई है, प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो वो फिर हम ट्रेसर्स के थ्रू इसको जो है वो
फाइंड आउट करते हैं उस जो है वो डैमेज को, कि कहाँ पे जो है वो ख़राबी हुई है किसी भी वायर के अंदर। इसी तरह से अंडरग्राउंड पाइप्स में भी लीक वगैरह अगर कोई हो जाता है तो उसके लिए भी ट्रेसर्स को यूज़ किया जाता है। फिर हमें उसका आइडिया हो जाता है कि इस जगह पे जाके प्रॉब्लम है, फिर उस प्रॉब्लम को जो है वो इसीलिए रिजॉल्व कर लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह से कह रहा है कि जो हमारे पास इन एग्रीकल्चर रेडियो फास्फोरस 32 इज़ यूज्ड एज ए ट्रेजर टू फाइंड आउट हाउ वेल द प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग द फॉस्फेट फर्टिलाइज़र विच आर क्रूशियल टू देयर ग्रोथ। कह रहा है कि पौधों की जो ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र्स वगैरह बहुत ज़रूरी हैं, तो उसके लिए फिर हम किसको यूज़ करते हैं, रेडियो फास्फोरस 32 को। तो उससे पता चल जाता है कि वो कितनी जो है वो अमाउंट, हाउ वेल द प्लांट और एब्जॉर्बिंग, कितना प्लांट जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है फॉस्फेट फर्टिलाइज़र को, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से जो है वो डिफरेंट जगहों पे जो है वो रेडियो आइसोटोप्स को यूज़ किया जा रहा है। और इसके जो अलावा इसके जो मेडिकल में इसके यूजेस हैं उसके में भी हम देख लेते हैं। कह रहा है रेडियो आइसोटोप्स आर आल्सो यूज्ड इन न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर क्यूरिंग वेरियस डिजीजेस। उसमें बता दिया उसने कि कोबाल्ट 60 को हम यूज़ करते हैं किसी भी तरह का कोई कैंसर है, कैंसर ट्यूमर्स और उसके सेल्स को देखने के लिए। ठीक है, उनके इलाज के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट 60 को कैंसरियस ट्यूमर्स एंड सेल्स को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। द रेडिएशंस किल द सेल्स ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर इन द पेशेंट। कहता है कि इसकी जो रेडिएशंस हैं वो किल कर देती हैं इसके सेल्स को। ठीक है, पेशेंट के अंदर जो इसके ट्यूमर्स होती हैं या कैंसर की कोई भी सेल्स होती हैं, तो जब वो रेडिएशंस उसके ऊपर फाल करवाई जाती है तो वो उसको किल कर देती हैं। ठीक है, आगे है कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग में देखें, कह रहा है रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। लाइव प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड देयरफॉर बिकम स्लाइटली रेडियो एक्टिव। कहता है कि जो लाइव प्लांट्स हैं ऑब्वियसली वो अपने फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, कह रहा है व्हेन अ ट्री डाई, जब कोई भी ट्री डाई कर जाता है, रेडियो कार्बन 14 प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट स्टार्ट्स डिकेइंग। ऑब्वियसली जब वो डिके कर जाएगा तो जब कोई भी ट्री जो है वो डाई कर जाता है, ठीक है, तो वो जो कार्बन 14 होती है उसके अंदर वो भी डिके करना शुरू कर देती है। सिंस द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज़ 57-30 ईयर्स। उसकी जो हाफ लाइफ है कार्बन 14 की वो कितनी है, 57-30 ईयर्स। The age of the dead tree can be calculated by the comparing of activity of carbon 14 in the live and dead tree। कहता है कि फिर जो है वो एज के इस ये जो ट्री डाई कर गया है, डेड ट्री है, इसकी एज अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि लाइव ट्री में और डेड ट्री में कार्बन 14 को कंपेयर करके हम इसकी एज का भी जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस डायग्राम भी ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है इसमें भी कुछ इसी तरह से बताया हुआ है कि नाइट्रोजन का एटम है, ठीक है, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, कार्बन 14 एटम। तो ये एक्चुअली उसने बताया ये है कि जो पौधे हैं, पौधों में भी हमने बात की है कि कार्बन 14 एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके अंदर मौजूद होती है। तो पौधे यानी कोई ग्रास वगैरह है, पौधों के पत्ते हैं तो वो जानवर खाते हैं। इट्स मीन हमारे पास भी जानवरों के अंदर भी कार्बन 14 होगी। ठीक है, ये उसने वो वाला प्रोसेस बताया कि फिर एनिमल के अंदर भी जो है वो कार्बन 14 की कुछ अमाउंट होगी। जी नेक्स्ट है हमारे पास इसी को जो फर्दर है वो कार्बन डेटिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। द एक्टिविटी ऑफ लाइव ट्री रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट एज कार्बन 14 इज बीइंग replenished while the carbon 14 in the dead tree is no more replenished। कह रहे हैं कि जो हमारे पास लाइव ट्रीज़ हैं, मतलब यहाँ पे उसके बताने का मतलब ये है कि लाइव ट्रीज़ जो हैं उनके अंदर कार्बन 14 की अमाउंट जो है वो मौजूद होती है। जब कोई भी ट्री डाई कर जाएगा तो उसमें कार्बन 14 की अमाउंट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ऑब्वियसली वो डिके कर जाएगी क्योंकि वो प्रॉपर नहीं ले रहा उस चीज़ को, लेकिन इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो उसकी जो हाफ़ लाइफ है वो है 57 और 57 समथिंग है। ठीक है, 57-30 ईयर्स है। तो इतनी देर जो है वो उसको लगेगी डिके करने में, हाफ होने में। ठीक है, other radioisotopes are also used to estimate the age of geological specimen. For example, some rocks contains the unstable potassium isotope K40. This decay to the stable organ nuclide organ 40 with half life of 2.4 क्रॉस 10⁻⁸ ईयर्स। यहाँ पे उसने बताया है कि रॉक्स के अंदर जो है वो पोटाशियम आइसोटोप्स होते हैं K40 और उसकी जो स्टेबल ऑर्गन न्यूक्लियर ऑर्गन इसकी जो है वो ऑर्गन की, ये पोटाशियम के बारे में उसने बताया कि ये हमारे पास जो है वो रॉक्स के अंदर मौजूद है
और आर्गन 40 की हाफ लाइफ है 2.4 क्रॉस 10⁻8 ईयर्स। द एज ऑफ रॉक सैंपल कैन बी एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग द कंसेंट्रेशंस ऑफ A40 एंड आर्गन। कहते हैं कि किसी भी रॉक की अगर हमने एज को एस्टिमेट करना है कि ये रॉक कब से जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका हम एस्टिमेट किस तरह से लगा सकते हैं। K40 जो कि हमारे पास रॉक्स के अंदर मौजूद है, और आर्गन की, इन दोनों की हाफ लाइफ को अगर हम कंपेयर करवाएं तो हमें किसी भी रॉक की जो है वो एज का एस्टिमेट हो सकता है कि इसकी एज कितनी होगी। ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है अब कि जितने भी हमारे पास यूजेस हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट वन था इसका ट्रेसर्स को आपने प्रॉपर रीड करना है। इसमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स के फॉर्म में आप लोग इसके यूजेस को मेंशन करो कि कितना क्या क्या इसके यूजेस हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ की बजाय आप इसको कोशिश करो कि पॉइंट्स में लिख दो। इसी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट में है तो इसमें भी दो जो पॉइंट हैं उनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें। कार्बन डेटिंग है तो उसको भी कोशिश करें कि आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें, क्योंकि एक तो इम्प्रेसिव होता है और दूसरा जो है वो आप लोगों के लिए भी ईजी हो जाएगा कि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने की बजाय आप जो है वो उसको कुछ ही जो है वो लिख सको पॉइंट्स में। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 18.4, बहुत ही इजी एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। कह रहे था कार्बन 14 और कार्बन 12, इन दोनों की रेशो उसने बताई है। कार्बन 14 की रेशो और कार्बन 12 की रेशो बताइए। कह रहे हैं ना फॉसिल बोन्स in a fossil bone is found to be 1/4 that of the ratio in the bone of a living animal. The half life of carbon 14 is 57-30 years. What is the approximation age of the fossil? कहता है कि अगर इन दोनों की रेशो जो है फॉसिल बोन के अंदर वो कितनी है 1/4, तो कह रहा है कि डेट ऑफ द रेशो इन द बोन ऑफ अ लिविंग एनिमल, ये उसने रेशो बताई है किसी भी लिविंग एनिमल में। कार्बन 14 और कार्बन 12 की रेशो उसने बताई है कि 1/4 है किसी भी लिविंग एनिमल में। तो हाफ लाइफ कार्बन 14 की तो उसने बता दी कि 57-30 ईयर्स है। तो कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट एज क्या होगी किसी भी फॉसिल की, तो उसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से आगे। सिंस द रेशो हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय फैक्टर ऑफ 4, देयरफॉर, क्योंकि रेशो जो है वो कितनी जो है वो डिक्रीज हो रही है, रिड्यूस हो रही है 1/4, यानी फोर्थ पार्ट उसका जो है वो होगा इसमें। कह रहे 2 हाफ लाइव्स हैव पास्ड, क्योंकि 1/4 है, इट्स मीन हमने बात की थी कि हम हाफ लाइफ को किससे शो करते हैं, t 1/2 से। ठीक है, अगर हमने 2t 1/2 की बात करेंगे तो 2t 1/2, तो इट्स मीन हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1/2 और साथ 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 और 1/2, इट्स मीन हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4, तो यानी 2 हाफ लाइफ्स यहाँ पे गुजरी हैं, तो हमारे पास इसकी अमाउंट जो है वो कितनी रह जाएगी। ठीक है, तो वो किस तरह से आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा, इधर देखिए ज़रा, 2 हाफ लाइफ गुजर गई है ना, कह रहे 2 हाफ लाइव्स हैव पास्ड, देयरफॉर एज ऑफ द फॉसिल इज गिवन बाय, यानी 2 हाफ लाइफ गुजरने के बाद ये फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी, ये सेकेंड हाफ लाइफ गुजरी, तो वो हमारे पास कितना रह गया 1/4 रह गया, यानी 2t 2 हाफ लाइफ गुजर गई है ना, यहाँ पे 2t 1/2 आ जाएगा। तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी उसकी हाफ लाइफ दी हुई है 57-30 ईयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,460 ईयर्स, यानी इतनी ईयर होगी किसी भी फॉसिल की। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।